हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 6। और आज का हमारा मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है अपना मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो जैसा मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में कहा था, वैसे ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को आपकी स्कूल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब देखो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली है, मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली आपको देखने को मिलेगा आपकी स्कूल के एग्जाम में 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क का आ सकता है अगर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो। अगर बात करें तो इसको 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें ऐसा बोले कि सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो 3 मार्क का आ सकता है। और आपको पता ही है इसका मीनिंग आप लोग की एक्सरसाइज में 1 मार्क का देके रखा हुआ है। और इसकी ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आखिरी वाली, प्राइस टिकीनेस। ठीक है, किंग डिमांड कर्व वाली, वो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क का आपको पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अगर डिटेल में समझना है तो मैं आप लोग को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बट वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स में हो और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे न्यू बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और बात बता दूं कि जब तक आपका 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए। आप अपने हर एक फ्रेंड्स तक हमारे वीडियोस पहुंचाइए, हमारी चैनल के बारे में बताइए, जिससे हम लोग आपके लिए आगे और भी वीडियोस लेकर के आए, हमको मोटिवेशन फील हो और आपके लिए अलग अलग तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, काफी कुछ लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली यानी क्या होता है, उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो याद रखना, ये जो वर्ड है ओलिगोपोली, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड में से। ठीक है, कौन से ग्रीक वर्ड? तो ओलिगोस मतलब होता है फ्यू, और पॉलिन मतलब होता है सेलर। जैसे अपने ने मोनोपोली में पढ़ा था, वैसे ओलिगोपोली में भी है। ठीक है, कि ओलिगोस मतलब फ्यू और पॉलिन मतलब सेलर। एक ऐसा मार्केट, ओलिगोपोली यानी एक ऐसा मार्केट जहां पे फ्यू प्रोड्यूसर्स हो या फ्यू सेलर्स हो, गिने चुने प्रोड्यूसर्स मार्केट में वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसको ओलिगोपोली कहते हैं। ओलिगोपोली में क्या इंक्लूड हो जाता है? द मार्केट हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर विच सेल आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। मतलब कि वो फ्यू प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट सेम चीजें ही मार्केट के अंदर बेचते हो ना, उसको अपने ओलिगोपोली कहते हैं। और इस मार्केट के अंदर आपको ना एक्सट्रीम कंपटीशन देखने को मिलेगी, मतलब काफी कट थ्रोट कंपटीशन आपको देखने को मिल सकती है इस मार्केट के अंदर। अब आप लोग ना एग्जाम के अंदर मीनिंग ये वाला लिखना, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिंगलर। तो प्रोफेसर स्टिंगलर क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि ओलिगोपोली इज द मार्केट इन विच द फर्म डिसाइड्स इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर। हाँ, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे फर्म मतलब कोई भी बिजनेस अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है कंपटीटर के बिहेवियर को देख के। कंपटीटर क्या कर रहा है? कंपटीटर ने अपनी प्राइस कम की, चलो हम भी हमारी प्राइस कम करेंगे। कंपटीटर क्या कर रहा है? उसने अपनी पॉलिसी चेंज की, हम भी हमारी पॉलिसी को चेंज करेंगे। तो हर एक चीज कंपटीटर को देख के की जाती है। उसी मार्केट को अपने क्या कहते हैं? ओलिगोपोली कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 6 देके रखी है। आप लोग इसके हेड पॉइंट्स अच्छे से याद करना और अंदर खुद बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप खुद बना के लिखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैं गारंटी देता हूं कि ये वाला टॉपिक के अंदर भी जो लास्ट का जो प्राइस टिकीनेस है ना, वो भी आपको कोई फैकल्टी या कोई टीचर आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। चलो शुरुआत करते हैं। पहला, फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपको नंबर ऑफ सेलर्स और प्रोड्यूसर्स कम देखने को मिलेंगे। फ्यू सेलर्स यानी कि गिने चुने होते हैं जो मार्केट में होते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ फर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ बिजनेस है, वो बहुत लिमिटेड है। और नंबर ऑफ फर्म्स का रेंज भी कितना होता है? तो मोर देन 2 एंड लेस देन 10 और 20। ये चीज आप लोग याद रखना कि इस मार्केट में 2 से ज्यादा होते हैं और 10 या 20 से कम होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, कार मार्केट। आप देख लो, इंडिया का कार मार्केट है, उसमें गिनी चुनी कंपनियां ही हैं, 20 से ज्यादा कंपनियां नहीं होगी जो कार बनाती है। दूसरा बात करें तो मोबाइल फोन का मार्केट आप देख सकते हो कि मोबाइल फोन के अंदर भी गिनी चुनी कंपनियां हैं, 20 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 2 से ज्यादा और 20 से कम होने चाहिए इस मार्केट में। ऐसे ही मार्केट को अपने क्या कहते हैं?
ओलिगोपोली कहते हैं। आगे बात करें तो ड्यू टू दिस फ्यू नंबर्स, इतने कम नंबर होने की वजह से जो मोनोपोली कंट्रोल है वो देखने को मिलता है पूरे मार्केट पे। मतलब कि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां, अगर मान लो भाव सारी गाड़ियों वाली कंपनी भाव बढ़ा दे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको ज्यादा पैसा ही पे करना पड़ेगा। तो एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन आपको इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बायर है ना वो बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं पूरे मार्केट में। और जो इंपॉर्टेंस है एक बायर का वो ना के बराबर, नेग्लिजिबल, यानी कि एक बायर कुछ भी नहीं कर सकता, उसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं। और जो बायर है ना वो कोई मार्केट प्राइस को बदल ही नहीं सकता, क्योंकि एक बायर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे मार्केट की प्राइस को बदल के रखे। सो दैट्स वाई हम ऐसा कहेंगे ये एक ऐसा मार्केट है जहां फ्यू सेलर्स है और खरीदार बहुत सारे हैं। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सिमिलर और सब्सटीट्यूएबल प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बेची जाती है ओलिगोपोली में। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल पेप्सी के ऑप्शन में कोको कोला है, कैसी है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। स्टारबक्स के ऑप्शन में कोस्टा कॉफी है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से डायरेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं। डोमिनोज के ऑप्शन में पिज्जा हट है, तो ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूट और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। एंड व्हेन द फर्म इन मार्केट प्रोड्यूस एंड सेल आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, इट इज ओलिगोपोली। और कोई भी ऐसा मार्केट जहां पे ज्यादातर चीजें सेम जैसी बेची जाती हो उसको अपने ओलिगोपोली कहते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट, क्रूड ऑयल, टी। हाँ सही बात है, क्रूड ऑयल का अपने एग्जांपल देखें तो इंडिया के अंदर गिने चुने सेलर ही है जो क्रूड ऑयल का सप्लाई करते होंगे, 20 से ज्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है। इवन पेट्रोल पंप की भी बात करो तो गिनी चुनी कंपनियां हैं जो पेट्रोल पंप है जिनके जो पेट्रोल सप्लाई करते हैं पूरे कंट्री में, 20 से ज्यादा नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा मार्केट हुआ, ओलिगोपोली मार्केट हुआ। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। व्हेन ट्रेडर प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल प्रोडक्ट, और जब कोई ट्रेडर आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाता है मार्केट के अंदर तो वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में आ जाता है। मतलब कि इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, जैसे आपको एग्जांपल दे, कोल्ड ड्रिंक है, मोटरसाइकिल है। अच्छा आपको मैं बताऊं कि मोटरसाइकिल यानी कि हम कहेंगे जितनी भी बाइक बनाने की कंपनियां हैं, ठीक है, वो लिमिटेड है। उस मतलब बोलते हैं ना 20 से ज्यादा नहीं होगी, 2 से ज्यादा है, 20 से कम है, तो वो कौन सा मार्केट हुआ, ओलिगोपोली मार्केट हुआ। क्लियर। चलो नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं नंबर 3 पे, एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। पता है आपको जो मार्केट होता है ना ओलिगोपोली का, उसमें कोई भी फर्म की एंट्री एग्जिट डिपेंड करती है कि मार्केट कैसा है। फ्री हो तो फ्री रहेगी, रेगुलेटेड हो तो रेगुलेटेड रहेगी। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की ओलिगोपोली को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे तो क्रूड ऑयल के अंदर ना रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है, उसमें जल्दी किसी को एंट्री नहीं दी जाती। तो इफ देयर इज फ्री ओलिगोपोली इन द मार्केट, और अगर सोचो ओलिगोपोली फ्री है तो कोई भी मार्केट में एंट्री एग्जिट कर सकता है। जैसे अपने एग्जांपल ले तो कोल्ड ड्रिंक मार्केट है या तो फिर कार मार्केट है, उसमें कोई भी आ जा कर सकता है, ठीक है। बट कुछ ओलिगोपोली जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है जिसमें एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म रेगुलेटेड होती है, ठीक है। जैसे बात करें क्रूड ऑयल या पेट्रोल पंप वगैरह हो गए तो सभी लोग नहीं खोल सकते, ये रेगुलेटेड है, गिने चुने लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट डिपेंड करता है कि किस टाइप की ओलिगोपोली फॉलो की जा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, सेलिंग कॉस्ट। तो जो खर्चा किया जाता है ना कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के पीछे, उसको क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेलिंग कॉस्ट में आता है पैकिंग, डन। फिर होता है प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी खर्चा किया जाता है जो सेलिंग कॉस्ट होती है। फिर सेल्स टैक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, या एक्सपेंस जो होलसेलर और रिटेलर ट्रेडर के पीछे हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं, या शोरूम बनाने का खर्चा कर रहे हैं, या कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट जो हम सेल्स के पीछे कर रहे हैं, या प्राइस गिफ्ट, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। आपको पता है बढ़िया बात, अपने ने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें जो सेलिंग कॉस्ट था ना एज इट इज इसमें भी सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं, अंदर का लिखा हुआ भी सेम है। तो आपको तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, दोनों में काम आएगी, ठीक है। तो इस मार्केट में भी सेलिंग कॉस्ट है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेलिंग कॉस्ट होता है। और सेलिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्सपेंस, ये भी याद रख देना कि प्रोडक्शन हमको जो बनाने गुड्स को बनाने का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल या वगैरह ये सब तो इसमें नहीं आता। और ओलिगोपोली में एक एक्सट्रीम कंपटीशन आपको देखने को मिलती है। फिर बात करें तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के अंदर, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट के बेसिस पे कोई भी सेलर जो होता है ना वो मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट डिफरेंस इन द मार्केट गिव अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल दे तो
आप देखना कि एडवर्टीजमेंट जो है ना उसके बेसिस पे हमको पता चलती है कि हाँ ये प्रोडक्ट अलग है बाकी सब प्रोडक्ट के कंपेयर में। जैसे कोको कोला वाले ऐड करते हैं तो अपने दिमाग में बैठ गया है कि काले कलर की बोतल है, लाल कलर का ऊपर लेबल है, ठीक है, तो जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हमको तुरंत वो चीज याद आती है और हम खरीद लेते हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। और सेलिंग, सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल टीवी की आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, कार की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो किया, जब मार्केट में किया आई ना तो उसने काफी एडवर्टाइजमेंट किया था, एमजी वाले ने काफी एडवर्टाइजमेंट किया था। उसके बेसिस पे हम लोग उस कंपनी को जानते हुए उस कार के बारे में हमको पता चला। तो सेलिंग कॉस्ट इस मार्केट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन बात करें नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरडिपेंडेंस। अब देखो, ये मार्केट में सेलर और प्रोड्यूसर कैसे फ्यू है, मतलब नंबर्स ऑफ सेलर्स कम है, तो सेलर और प्रोड्यूसर कैन थस इजीली गेन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर सेलर और प्रोड्यूसर। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके कंपटीटर की, वो तुरंत पता लग जाती है, ठीक है, कि उनका कंपटीटर क्या प्लान कर रहा है, उसकी क्या पॉलिसी है, क्या प्राइस है, सब कुछ आसानी से पता लगाया जा सकता है। और जो सेलर प्रोड्यूसर है वो अपना स्पेशल फोकस करते हैं क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, कि उनका किस टाइप की प्रोडक्ट है, किस क्वालिटी की प्रोडक्ट है, उस बेसिस पे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी और कार, टीवी बनाने वाली कंपनियां ले लो, कार बनाने वाली कंपनियां ले लो, वो इसी तरह का तो यूज करती है। और फर्म, पता है, कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस डिसाइड करता है अपनी प्राइस, क्वालिटी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है कंपटीटर क्या कर रहा है, हमारा कंपटीटर, हमारा कंपटीशन में जो भी कंपनी है उसका क्या बिहेवियर है, उसके बिहेवियर के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। यानी कि ये सारे डिसीजंस उस पर डिपेंड करते हैं कि अगर वो चेंज करेगा तो हम भी करेंगे, अगर हम चेंज करेंगे तो वो भी करेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोको कोला वाला जो है उसकी एक बॉटल 40 रुपीज की आती है, ठीक है, पेप्सी वाले की भी बॉटल 40 रुपीज की आती है। अब मान लो कोको कोला वाला अपनी प्राइस को बढ़ा के 45 या 50 कर लेता है, तो पेप्सी वाला भी अपनी प्राइस को बढ़ाएगा। अगर कोक वाला अपनी प्राइस को कम करेगा ना, तो पेप्सी वाला भी अपनी प्राइस को कम करेगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ इंटरडिपेंडेंस का। आगे देखते हैं प्राइस टिकीनेस। अच्छा, प्राइस टिकीनेस को किंग डिमांड कर्व भी कहा जाता है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि प्राइस टिकीनेस के बारे में बताओ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम एक्टिव हो जाना, अपने दिमाग को एकदम खोल के रख देना, ठीक है। अगर लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो तो एकदम बैठ के देखना, पर ये चीज को अच्छे से समझना।
द नंबर ऑफ फर्म इज लेस एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये चीज तो हमको क्लियर हो गई है कि इस मार्केट में जो नंबर ऑफ फर्म्स है यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो कम है और वो लोग किस पे डिपेंड होते हैं, उनके कंपटीटर पे, यानी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हम लोग कह सकते हैं। डन। नेक्स्ट है, अगर मान लो एक फर्म है जो अपनी प्राइस डिक्रीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल दे तो कोको कोला वाला, ठीक है, कोको कोला वाला जो है वो अपनी प्राइस को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब कोई कंपनी अपनी प्राइस को डिक्रीज करती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ड्यू टू कंपेरेटिवली चीपर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देन there is more demand of the product in the market than that the particular firm as compared to other firms। अब हुआ क्या, कोको कोला वाले ने अपनी प्राइस को कर दिया कम। अब प्राइस कम कर दी, बाकी कंपटीटर के हिसाब से, कंपटीटर 40 रुपए में बेच रहे थे, वो बेच रहा है 30 रुपए में, ठीक है, 30 रुपए की 1 लीटर वाली बॉटल बेच रहा है, तो इसने प्राइस कर दी कम। तो प्राइस कम करते इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि कंपटीटर लोग ने तो अभी तक प्राइस कम नहीं किया, इसने किया है, तो सब लोग किसकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोको कोला की प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो दैट्स व्हाई इसकी डिमांड बढ़ गई। अब क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय अदर फर्म्स। अब कोको कोला के कंपैरिजन में दूसरी कंपनी थी पेप्सी, ठीक है, पेप्सी जो है उसकी प्राइस तो सेम ही है, ठीक है, उसकी प्राइस ने तो चेंज किया नहीं, सेम प्राइस थी, तो इसने जैसे ही प्राइस कम की, अभी भी इसकी प्राइस सेम है, अभी इसने बदली नहीं है, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि लोग किसकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोको कोला की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, if the competitive firm do not wish this situation then they also should decrease the price। अब ऐसे पेप्सी वाला नहीं चाहता कि उसकी डिमांड कम हो, तो पेप्सी वाला भी क्या करेगा, अपनी प्राइस को डिक्रीज कर देगा कंपटीशन में बने रहने के लिए, कि वो अच्छी तगड़ी कंपटीशन दे, इसलिए वो भी 30 रुपए की बॉटल कर देगा 1 लीटर की, पेप्सी वाला भी कम कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, एट द एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रीचेज एट अ नॉमिनल लेवल, और एक टाइम पे आके दोनों की प्राइस एक नॉमिनल लेवल पे पहुंच जाती है एंड इट बिकम इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द प्राइस फर्दर। अब देखो, इससे कम प्राइस और कोई नहीं कर सकता, लास्ट टू लास्ट प्राइस आ गई, 30 रुपए कर दिया है, अब कम हो ही नहीं सकती। एंड ऑन द अदर हैंड इफ द फर्म इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। सीधी सी बात है, दोनों में से कोई भी फर्म अगर अपनी प्राइस को बढ़ाती है 40 की 30 की, 30 की जगह 35 या 40 वापस करेगी ना, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि प्राइस जो है वो 30 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे नीचे पोसाएगा ही नहीं, लॉस हो जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे जो नॉमिनल, अब देखो इनको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, दोनों फर्म को प्रॉफिट तो होगा ही, क्यों, क्योंकि एक लास्ट लेवल पे आके भी वो लोग कमाएंगे तो खरी, बट कम कमाएंगे, ठीक है। एंड thus as the nominal level is resistance to change the demand curve become king। और एक ऐसा नॉमिनल प्राइस आ जाएगा जहां पे डिमांड कर्व जो है वो फिर स्टेबल हो जाता है। अब मैं आपको ना इसी चीज को डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, दो एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिमांड ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस आएगी। डन। अब होता क्या है, मान लो अपने कोको कोला का बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। हुआ क्या, तो कोको कोला वाले ने अपनी प्राइस को कम कर दिया, क्या किया, अपनी प्राइस को कम कर दिया, ठीक है। प्राइस कम हुई, देखो प्राइस ऐसे कम हो रही है और डिमांड ऐसे बढ़ रही है, तो प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब ये पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको किंग कहेंगे। इस पॉइंट पे पेप्सी वाले ने भी अपनी प्राइस को कम कर दिया, अपने से भी ज्यादा मान लो कम कर दिया, अपने ने 35 रुपए करी, उसने अपने से भी कम 30 रुपए कर दिया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, कोकोला वाला सोचेगा कि मैंने तो कम किया, उसने मेरे से भी ज्यादा कम कर दिया, तो ऐसा करता है मैं और ज्यादा प्राइस को रिड्यूस कर देता हूं। तो फिर वो क्या करता है, प्राइस को रिड्यूस कर देता है अपनी, देखो प्राइस ऐसे कम हो रही है, फिर डिमांड बढ़ रही है, फिर एक लेवल पे आके वो ज्यादा कम नहीं कर सकते, 30-30 दोनों की हो गई, फिर सिमिलर हो जाती है, फिर डिमांड बढ़ती चली जाती है, दोनों की इक्वल कॉम्पिटिशन हो जाती है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंपटीटर अपनी प्राइस को चेंज कर रहा है जिससे अपने डिमांड के अंदर इफेक्ट आता है, उसको किंग बोलते हैं। और ये जो डिमांड कर्व हुआ ना, इसको किंग डिमांड कर्व कहा जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको यहां पे समझना ये है कि जो प्राइस है वो बदली जा रही है कंपटीटर के बिहेवियर को देख के। कोको कोला वाला बदल रहा है तो पेप्सी वाला भी अपनी प्राइस को बदल रहा है, और जिसकी वजह से उनकी डिमांड के अंदर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जब पहली बार कोको कोला वाले ने प्राइस कम की थी तो देखो कितनी फटाफट डिमांड बढ़ गई। फिर क्या हुआ, जो कोको कोला वाला है उसने प्राइस वापस कम तो की, पर उतनी डिमांड नहीं बढ़ी, क्योंकि पेप्सी वाले ने उससे भी ज्यादा
कम कर दिया था। सो दैट्स वाई इसको अपने किंग डिमांड कर कहेंगे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसका डायग्राम भी जरूर बनाना, तब जाके आपको 3 मार्क पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर प्राइस स्टिकीनेस क्यों कहते हैं? प्राइस स्टिकीनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्म अपनी प्राइस अपने बिहेवियर को देख के डिसाइड करती है। क्लियर हो गया, सबको अच्छे से समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक अपना मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपॉली वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6 भी होता है फिनिश। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। आप अपने जितने भी दोस्त हैं शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम हो तो इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर कीजिए। और हमें हर स्टूडेंट तक पहुंचाने में मदद चाहिए, आप लोग बस इतना हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।